जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी एरिया के डेली जीके क्विज में। इस जीके क्विज में आपको रोज 30 क्वेश्चन लूसेंट जीके के बहुत अच्छे दिए जाते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और प्रीवियस ईयर के किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछे गए। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि सबसे अच्छे क्वेश्चन, सबसे अच्छे लेवल के क्वेश्चन लास्ट में ही रहते हैं, इसलिए मेक श्योर कि आप लास्ट तक देखते हैं। चलिए दोस्तों, भारत का पहला क्वेश्चन है कि भारत का वह सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है जो कुल यातायात के 5वें भाग को संभालता है, यानी कि 1/5 भाग को संभालता है। सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो ये है आपका मुंबई। मुंबई का बंदरगाह पूरी यात्रा का 1/5वें भाग को संभालता है। चलिए अगला दोस्तों क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से अंतर्देशीय नदी बंदरगाह कौन सा है? क्या अंतर्देशीय नदी बंदरगाह कौन सा है? तो ये कोलकाता में है। कहाँ है? कोलकाता में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की गंडक नाम की नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? भारत में जो नदी बहती है गंडक, उसको नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो भारत में जो नदी बहती है गंडक, उसको नेपाल में जाना जाता है आपका नारायणी के नाम से। किस नाम से? नारायणी के नाम से जाना जाता है गंडक को। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है? सभी को पता होगा इसका आंसर, जिप्सम से। ये सरल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन जरूर देखिए। चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किन किरणों पर हो रहा है? तो दोस्तों सभी को पता होगा कि चिकित्सा और युद्ध दोनों में उपयोग करने के लिए लेज़र किरणों का अनुसंधान नया हो रहा है। तो लेज़र किरणें आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रडार में किस प्रकार की किरणें होती हैं? रडार जो दूसरों के विमानों को कैच कर लेता है, उनकी लोकेशन पता कर लेता है, उसमें होती हैं आपका विद्युत चुंबकीय तरंगे। किस तरह की तरंगे होती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? तो ये है आपका वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन। क्या है? वायुमंडल में मतलब जो धूल कण आदि होते हैं उनके सूर्य की किरणों का प्रकीर्णन होता है, तो इससे सूर्य मतलब बादल नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच। तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच कितना होता है? तो उसका पिच अधिक सुनाई देता है अगर तेज गति से आ रहा है कोई वाहन और हॉर्न बजा रहा है तो। अगला क्वेश्चन है, सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है। किस तरह से सूती और ऊनी वस्त्रों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है? तो सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है उन्हें जलाकर। उन्हें जलाने पे पता चलता है कि वो सूती है या ऊनी। अगला क्वेश्चन है, बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक क्या हो जाएगा? तो बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाता है। दोस्तों याद रखेंगे क्या हो जाता है? उसका गलनांक घट जाता है। अगला क्वेश्चन है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? तो गर्मियों में सभी को पता होगा दोस्तों, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं, यानी कि वो ऊष्मा अवशोषित नहीं कर पाते हैं तो ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन कौन सा है? तो इसमें से क्या गलत है? पढ़िए एक बार और सोच के आंसर दीजिए। तो इसमें से आपका गलत है कि पारा पानी पर तैरता है, जबकि पारा पानी पर नहीं तैर सकता है। बाकी लोहा पानी में डूब जाता है, लकड़ी पानी में तैरती है, पारे में लोहा तैरता है, सभी को पता होगा। संतरे में कौन सा विटामिन होता है? ये तो सभी को पता होगा, विटामिन सी। विटामिन सी खट्टे फलों में होता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो पूरे विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये है आपका तक्षशिला विश्वविद्यालय। बिल्कुल, तक्षशिला विश्वविद्यालय प्रथम विश्वविद्यालय था। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? किस देश ने सबसे पहले कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण किया था? तो ये किया था आपके रूस ने। रूस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? तो ये 1916 में स्थापित हुआ था। और था कौन सा प्रथम महिला विश्वविद्यालय? अगला क्वेश्चन यही है कि प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन है भारत में? तो ये है आपकी SNDT महिला विश्वविद्यालय। SNDT महिला विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है। तो रक्त में ग्लूकोज की जो मात्रा नियंत्रित रहती है वो किस कारण से नियंत्रित रहती है? सभी को पता होगा इसका आंसर दोस्तों, इंसुलिन के कारण ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है। अगर इंसुलिन की कमी हो गई तो ये ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे डायबिटीज शुगर हो जाता है। अगला क्वेश्चन बता रहा है कि ऑक्सीजन क्या है? वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, एंजाइम है या हार्मोन है? तो ऑक्सीजन को क्या आप कहेंगे? तो ऑक्सीजन क्या है? तो दोस्तों ये एंजाइम है। ऑक्सीजन को क्या बोला जाएगा? इसको एंजाइम बोला जाएगा। शरीर के, हमारे मानव शरीर के उसमें
जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? तो ये आता है आपके पोषण, उत्सर्जन और श्वसन। सभी जैव प्रक्रम, सभी जीवित लोग इसको करते हैं, तो ये सभी आते हैं जैव प्रक्रम के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? गोबर छत्ता कौन है? तो गोबर छत्ता एक जीव है, वो है आपका मृत जीवी, यानी कि दूसरों से अपना पोषण प्राप्त करता है। जैसे आपका अमर बेल हो जाता है मृत जीवी, वैसे ही वायुमंडल में सामान्यतः CO2 कितना पाया जाता है? तो वायुमंडल में सामान्यतः CO2 जो है वो आपका है 0.03%। ठीक, 0.03% सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन है छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो छाया में पनपने वाले पौधों को कहते हैं सियोकाइटस। क्या कहते हैं दोस्तों? सियोकाइटस, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग सभी को पता होगा, फेफड़ा है, पर यह ट्रैकिमा क्लोम की वजह से आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, पर मुख्य श्वसन अंग फेफड़ा ही है। निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित? तो दोस्तों डायरिया और टीबी ये दोनों ही श्वसन तंत्र से संबंधित है। सॉरी, टीबी और निमोनिया। डायरिया श्वसन तंत्र से संबंधित नहीं है। टीबी यानी कि खांसी आने लगती है, निमोनिया यानी कि बुखार हो जाता है, सांस फूलने लगता है। तो टीबी और निमोनिया। अगला क्वेश्चन है उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? हाई ब्लड प्रेशर। तो हाई ब्लड प्रेशर की अवस्था को क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे हाइपर टेंशन। कोई ज़्यादा टेंशन हो तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है ना, तो वही होता है कि उक्त हाई ब्लड प्रेशर को हाइपर टेंशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मछलियों में उत्सर्जी अंग क्या है? तो मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? एक्चुअली दोस्तों पदार्थ क्या है? हाँ, पदार्थ क्या है मछलियों में? उत्सर्जी पदार्थ है आपका अमोनिया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? यानी कि अगर आवश्यकता नहीं है तो जो बाकी जल बचा है वो बाहर निकल जाते हैं पौधों से, तो किस प्रक्रिया के द्वारा निकल जाते हैं? तो ये निकल जाते हैं आपका वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा निकल जाते हैं। निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? तो ये कहते हैं आपके पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। तो गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या रहते हैं? तो ये उनके पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र बने रहते हैं दोस्तों, छोटे छोटे छेद बने रहते हैं, वही रंध्र कहलाते हैं, गैसों का आदान प्रदान करते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन देने को बोला था, पर आज 2 क्वेश्चन ज़्यादा दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है फेफड़ों का आकार कैसा होता है? फेफड़ों का आकार, ये दोनों ही क्वेश्चन लास्ट में पूछे गए थे 3 से ज़्यादा एग्जाम में। 3 से ज़्यादा एग्जाम में दोनों क्वेश्चन लास्ट वाले पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है। तो फेफड़ों का आकार कैसा होता है? तो दोस्तों फेफड़ों का आकार आपका शंक्वाकार होता है, याद रखेंगे, शंक्वाकार होता है फेफड़ों का आकार। अगला क्वेश्चन है भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पाचन है आपकी उपचयन अभिक्रिया। क्या है? उपचयन अभिक्रिया। तो इस तरह से इस सेट के सभी क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। एक बार कमेंट करके वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।